जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और फोकस होंगे दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका आपकी एक नई कक्षा में, जो कि सामान्य अध्ययन से जीके की क्लास से संबंधित है। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया था। जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उस टॉपिक से हमने देखा था कि किस तरह जो है बहुत ही आसान और एक सरल भाषा में जो है क्रम से हम चीज़ों को याद करने का भी प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो हमने जो है यूरोपीय कंपनियों का भारतीय आगमन, ये जो टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से हमने कई चीज़ें आपसे डिस्कस की थी और हम यहाँ पुर्तगाली तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? पुर्तगाली वाला टॉपिक दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम क्रम से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद डच जो है किस तरह भारत आया और किस तरह उनका व्यापार बढ़ा, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया और किस तरह जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। हालांकि डच बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद क्रम से हम देखेंगे कि और कंपनियों ने किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं किससे? डचों से। डच, आज का टॉपिक शुरू होता है डच व्यापारिक कंपनियों से। इनके बारे में जो आपको जानना है दोस्तों, वो क्या जानना है? 1602 में क्या हुआ दोस्तों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना हुई। नोट करते चलिएगा दोस्तों। आवाज मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? 1602 में दोस्तों क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों की भी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी डचों की भी थी। ये हम जब सबको पढ़ लेंगे तो लास्ट में देखेंगे सबका स्थापना काल किस तरह था, किस क्रम में उनकी स्थापना हुई। आइए दोस्तों, यहाँ इनकी बात करते हैं, डचों की बात करते हैं। 1602 में जो है क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई डचों की। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। 1605 में क्या हुआ दोस्तों? 1605 आपको याद रखना है। एकदम क्रम से आप पढ़ते चलिए, आपको सब कुछ याद होता चलेगा और समझते चलिए दोस्तों। 1602 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है और 1605 में इन्होंने क्या किया? मुसलीपट्टम में सर्वप्रथम क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम कारखाने की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? कारखाने की स्थापना की। क्लियर हुआ? आपने देखा सभी यूरोपीय कंपनियों ने जो है जब वो अपने पैर जमाने लगे तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो काम किया अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने का। तो ये हो गया आपका 1605। कहाँ स्थापित किया इन्होंने? मुसलीपट्टम में। कहाँ स्थापित किया दोस्तों? मुसलीपट्टम में एक कारखाना इन्होंने लगा दिया। अब देखिए, पुलिकट में इन्होंने क्या किया दोस्तों? याद रखने वाली चीज है। पुलिकट में क्या किया? इन्होंने एक सिक्का चलाया दोस्तों, पैगोडा। ये क्या है? स्वर्ण निर्मित सिक्का था। क्या था दोस्तों? स्वर्ण निर्मित सिक्का। स्वर्ण निर्मित सिक्का मतलब सोने से बनाया हुआ सिक्का, जिसको ये क्या कहते थे दोस्तों? पैगोडा कहते थे। ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया? प्रचलन चलाया। कहाँ चलाया दोस्तों? पुलिकट में। कहाँ चलाया? पुलिकट में। ठीक है, पैगोडा याद रखिएगा, इनसे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, सूरत में इन्होंने कब फैक्ट्री स्थापित की? सूरत में फैक्ट्री की स्थापना ये हुई दोस्तों 1616 में। मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं 1616।
अब आगे हम बढ़ते हैं। 1602 में इन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1605 में सबसे पहले जो फैक्ट्री थी वो 1605 में स्थापित की मसूलीपट्टम में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पुलिकट में इन्होंने क्या किया, अपने स्वर्ण निर्मित जो है सिक्के का प्रचलन किया। फिर क्या जानना जरूरी है, 1616 में सूरत में जो फैक्ट्री थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सूरत में इन्होंने कब स्थापित की, 1616 में, ठीक है, 1616 में, 1616 में। क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों को इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों के बाद ये आए, इन्होंने दोस्तों पुर्तगालियों को जो है समुद्री शक्ति से निष्कासित कर दिया। बहुत इनकी नौसेना जो है बहुत ताकतवर थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समुद्री व्यापार से इन्होंने क्या किया दोस्तों, पुर्तगालियों को निष्कासित किया। लेकिन इनसे भी अच्छी नौसेना शक्ति किसकी थी, अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने इनको निष्कासित कर दिया, ठीक है, अंग्रेज इन पे भारी पड़ गए। क्लियर हुआ, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, एक युद्ध है आपको याद करने की जरूरत है, 1759। ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, ये था वेदरा का युद्ध। ये वेदरा का युद्ध महत्वपूर्ण है इनके इतिहास के लिए, डचों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इनको बाहर कर दिया, समुद्री व्यापार से पूरी तरह से अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया, समुद्री व्यापार से या किसी भी तरह के व्यापार से इनको पूरी तरह से अलग कर दिया। वेदरा का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इनको क्या किया, व्यापार से अंग्रेजों ने अलग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, अलग कर दिया। मतलब इन्होंने पुर्तगालियों को जो है हटाया व्यापार से, उन पे कब्जा जमाया और एकाधिकार स्थापित किया। अंग्रेज इन पे हावी हो गए और 1759 में अंग्रेजों ने इस युद्ध में, जो वेदरा का युद्ध है, इनको व्यापार से हटा दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इनकी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर इनकी बात की जाए कि इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा योगदान सूती वस्त्र उद्योग है। क्या है, अगर एक लाइन में बोले तो सूती वस्त्रोद्योग को इन्होंने सूती वस्त्रोद्योग को इन्होंने इतना विकसित किया कि ये निर्यात की स्थिति में पहुंच गया, ठीक है। बाद में इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण हुआ दोस्तों, तो इस चीज को जो है काफी मदद मिली, ठीक है, इस चीज को काफी मदद मिली, महत्व मिला, ठीक है। औद्योगिकरण में जो है इनके द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की जो मजबूती स्थापित की गई थी, इसने बड़ी मदद की, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में इनका योगदान सबसे प्रमुख है डचों का, ठीक है। बस इसके बाद इनमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाती दोस्तों। डचों के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेजों को हम क्रम से देखेंगे और सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में हमको जानकारी रखनी भी है, क्योंकि अंत में सफल वही हुए। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अंग्रेजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि असल में उन्होंने किस तरह जो है अपनी सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेज इसलिए सफल हुए, किस लिए सफल हुए। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके बाद फ्रांसीसी भी आए, डेन भी आए, दो लोग आप देख ही चुके हैं। पुर्तगाली और डच का काम खत्म ही हो चुका है दोस्तों। एक लाइन में आप समझिए, ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेज सफल हो गए और ऐसा क्यों हुआ कि और लोग सफल नहीं हुए। क्या उनमें शक्ति की कमी थी, क्या उनमें जो है साहस की कमी थी। लेकिन असल में सबसे बड़ा कारण जो था वो आपको जानना जरूरी है, इससे पहले कि हम फैक्ट्स पे बढ़ें दोस्तों। अंग्रेजों की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनकी दूरदर्शी नीति का। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के स्वरूप को समझा। पहला कारण क्या था, उन्होंने दक्षिण एशिया में जो व्यापारिक स्वरूप था उसको अच्छे से समझने का प्रयास किया, पहली बात। और दूसरी चीज़, उन्होंने अपने व्यापार में राजनीतिक शक्ति का भी भरपूर इस्तेमाल किया।
राजनीतिक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। ये दो कारण ऐसे कारण हैं जो अंग्रेजों को सफल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति, एक दूरदर्शी सोच बहुत मैटर करती है। दोस्तों आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा भी एक जंग की तरह है, लड़ाई की तरह है। बहुत लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा पढ़ते होंगे, बहुत लोग होंगे जिनके पास आपसे ज़्यादा पुस्तकें होंगी, संसाधन होंगे, लेकिन विजेता कौन बनता है? विजेता वो बनता है जो वह चीज़ों को समझता है, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझता है। आपकी लड़ाई किससे? एग्ज़ाम से ही तो है, एग्ज़ाम को ही तो क्रैक करना है आपको। एग्ज़ाम की रणनीति को समझता है, एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाहता है, और अब इस समय एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हर विषयों से किन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, करेंट्स को किस तरह पूछा जा रहा है, इतिहास में किस तरह प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति हुई है। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे और अपने संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आते हैं दोस्तों अंग्रेजों के सफलता के कारण को आपने समझ लिया। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। 1599 में इंग्लैंड में ध्यान दीजिएगा, मर्चेंट एडवेंचरर्स एक दल होता है दोस्तों, मर्चेंट एडवेंचर्स, ये दल होता है। इस दल का नाम क्या है? मर्चेंट एडवेंचर्स। इसी ने दोस्तों क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। असल में इसी ने क्या किया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए, एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। उसके बाद ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडीज का मतलब होता है पूर्व के देश। इसका पूरा नाम ये था दोस्तों, ये था इसका पूरा नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू, कहाँ ट्रेडिंग करेंगे? इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूर्वी देशों के व्यापार से संबंधित ये क्या थी? कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या था? गवर्नर एक शामिल था, कंपनी शामिल थी, और किसके लिए? मर्चेंट ट्रेडिंग के लिए। कहाँ के लिए? ईस्ट इंडीज के लिए। मतलब इस लाइन में पूरी जो है इसकी कहानी है, पूरी परिभाषा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। चलिए, ये तो नाम था। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1599 में इंग्लैंड में हुई। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इस नाम से की। बस आप याद रखिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। 1599 मर्चेंट एडवेंचर्स और इंग्लैंड में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों, ये फैक्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कैसे इसका विकास होता है और कैसे ये अपने विकास क्रम में आगे बढ़ती है। दोस्तों दिसंबर 1600 आप याद रखिए। ब्रिटेन की महारानी, जो ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इनका पूरा नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इन्होंने क्या किया? 15 साल का क्या किया? एलिजाबेथ टेलर जो थी, इन्होंने क्या किया दोस्तों? 15 वर्षों के लिए एक आज्ञा पत्र प्रदान कर दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स, इस दल ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद क्या हुआ? 1600 में, दिसंबर 1600 में क्या किया? एलिजाबेथ टेलर जो महारानी थी ब्रिटेन की उस समय, इन्होंने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो वही आप समझिए, एक आज्ञा पत्र इस कंपनी को प्रदान किया कि 15 साल के लिए आप व्यापार करने के लिए अधिकृत हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 15 साल के लिए प्रदान कर दिया गया। चलिए
ये प्रथम थी, ठीक है, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब दोस्तों आगे आपको क्या देखना है, अच्छा इस समय शासक, अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस समय भारत पे शासन कौन कर रहा था, भारत का शासक कौन था जिस समय उन्होंने आज्ञा पत्र प्रदान किया, मतलब ये सीन क्रिएट हो रही है इंग्लैंड से कि अब जो है अंग्रेज भारत जाएंगे, उस समय अगर ये सवाल पूछा जाए तो अकबर था, अकबर का काम था ये उस समय 1556 की बात है, 1556 से 1605 इसका कार्यकाल था जो है, 1556 से 1605, मतलब ये इसी के बीच का समय है जब आज्ञा पत्र प्रदान किया जा रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, ठीक है। भारत में कौन था शासक, अकबर था, मुगल सम्राट अकबर। चलिए इस समय भारत का शासक कौन था, अकबर, 1556 से 1605। क्लियर हुआ, ये भी एक फैक्ट तैयार हो गया आपका, ये सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आज्ञा पत्र मिल गया, अब आगे क्या काम होगा, अब देखिए आगे काम होने का मतलब ये है कि अब जो है 1609 आपको याद करना है, कैप्टन हॉकिंस आता है। अब देखिए इस समय जेम्स प्रथम आपको याद करना है दोस्तों, ये इंग्लैंड के राजा होते हैं, कौन है, इंग्लैंड के राजा, इनके दूत के रूप में कौन आता है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस आता है, कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है, और आता किसके दरबार में है, उस समय कौन आ गया था, जहांगीर, अकबर का समय खत्म हो गया था और अकबर के बाद कौन आता है दोस्तों, जहांगीर आता है, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचता है, कैप्टन हॉकिंस, किसके दूत के रूप में दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अब आप पहुंचता है यहाँ पर दरबार में, मुगल दरबार में, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए क्रम से समझते चलिए। देखिए 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1600 में आज्ञा पत्र मिलता है 15 साल के व्यापार का, 1600 में 9 साल बाद जेम्स प्रथम भेजते हैं अपने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए एक एक चीज एकदम क्रम से समझते चलिए, कभी भूलेगा नहीं दोस्तों, भूलेगा भी तो अगर आप एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक कंपनी थी लीवेंट कंपनी को इसके पहले जो है मिल चुका था, आज्ञा पत्र मिल चुका था। ये कहानी है 1553 की, 1553 की, ठीक है, बहुत पुरानी, 1553 है दोस्तों, 1593 की बात है ये, मतलब कि बहुत पहले नहीं है जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये 1593 में दोस्तों क्या होता है, लीवेंट कंपनी को भी जो है आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था व्यापार के लिए। क्या प्रदान किया गया था, आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था, और किसके लिए प्रदान किया गया था, स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए कि थल मार्ग से व्यापार करने के लिए इसको सबसे पहले मिला था, लेकिन वास्तव में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही मानी जाती है, मुख्य रूप से उसी ने व्यापार शुरू किया और जल मार्ग से, ठीक है। लीवेंट कंपनी 1593, और इसको आज्ञा पत्र मिला, महत्वपूर्ण क्या है, स्थल मार्ग। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्थल मार्ग। चलिए अब फिर से आ जाते हैं अपने उसी सीक्वेंस में, जिस जहाज से अंग्रेज आए थे दोस्तों, जिस जहाज से अंग्रेज आए थे, पहला जहाज कौन था, रेड ड्रैगन क्या था दोस्तों, रेड ड्रैगन, ये सवाल पूछे कि रेड ड्रैगन क्या था, तो अंग्रेजों का पहला जहाज भारत आने वाला
प्रथम अंग्रेजी जहाज, प्रथम अंग्रेजी जहाज, ये कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन। वो जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। क्लियर हुआ? चलिए ऐसे एक एक चीज डेटा आप पढ़ लीजिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर ये सवाल पूछे कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो प्रथम अंग्रेज कौन बताएंगे आप? कैप्टन हॉकिंस। किसका दूत था? ये जो है किसका दूत था? तो ये दूत था इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का। कब आया था? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1609 में, ठीक है। इसी तरह आपको याद करना है। चलिए 1609 हो गया दोस्तों, 1611 हमको देखना है। 1609 के बाद 2 साल बाद दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों? मसूलीपट्टनम। देखिए मसूलीपट्टनम आप जान रहे हैं, इसके पहले चर्चा हो चुकी है, मसूलीपट्टनम की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। मसूलीपट्टनम में क्या हुआ? पुर्तगाली डचों ने भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि मसूलीपट्टनम में 1611 में किसने स्थापना की? अंग्रेजों ने। मतलब अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में कब स्थापित की दोस्तों? 1611। मतलब 1609 में जो है इनको क्या होता है, जहांगीर के दरबार में आते हैं, और जहांगीर के दरबार में आने के बाद, जहांगीर के दरबार में आने के बाद इनको क्या होता है? थोड़ी सी रियायत मिलती है। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की व्यापारिक फैक्ट्री खुल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1611 के बाद देखते हैं क्या हुआ। 1613 में क्या होता है? जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने एक फरमान जारी किया। जहांगीर ने दोस्तों 1613 में क्या किया? एक फरमान जारी किया जहांगीर ने, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे ये कैसे बढ़ रहे हैं। जहांगीर ने एक फरमान जारी किया, ठीक है, फरमान जारी किया। और वो फरमान क्या था दोस्तों? थॉमस एल्डवर्थ नाम था, एल्डवर्थ। थॉमस एल्डवर्थ के अधीन, कहाँ? सूरत में। सूरत में एक कोठी स्थापित करने के लिए, ठीक है, कहां पर? सूरत में। मतलब 1613 में अब क्या होता है? जहांगीर के एक फरमान द्वारा, जहांगीर एक फरमान देता है कि आप, अंग्रेजों को कहता है कि आप थॉमस एल्डवर्थ, जो क्या था? अंग्रेज था, इस अंग्रेज के अधीन सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोल लीजिए। अब देखिए 1611 में कहाँ खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में। 1613 में कहाँ खोलते हैं? 1613 में कहाँ खोलते हैं? सूरत में। बहुत महत्वपूर्ण स्थान। अभी आपने डचों के बारे में देखा कि डचों ने भी यहाँ खोला था। अब इन्होंने 1613 में अपनी जो है व्यापारिक कोठी सूरत में भी स्थापित कर ली। अब देखिए ये प्रथम अस्थाई कारखाना था दोस्तों इनका। सूरत में इनका जो कारखाना था ये प्रथम अस्थाई कारखाना था, ठीक है। क्लियर हुआ? पहला एक मतलब स्थायी कारखाना था जहां से स्थायी रूप से काम हो सकता था, मतलब, और अस्थायी रूप से खोलते थे फिर बंद कर देते थे, लेकिन सूरत वाला कारखाना काफी महत्वपूर्ण था और स्थायी था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनका विकास कैसे हुआ। 1613 तक तो आप देख लिए, फिर देखिए कैसे एक करके जो है अपना वर्चस्व बढ़ाते जाते हैं। अब 1615 में फिर क्या होता है? 1615 आपको देखना है, इसमें क्या हुआ। अब जेम्स प्रथम वहां के राजा हैं दोस्तों, इन्होंने फिर भेजा किसको? सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो, इनको किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आता है? 1609 में आता है कैप्टन हॉकिंस, वो भी दूत रहता है
1609 में आता है। 1615 6 साल बाद फिर जो है एक राजदूत आता है, उसका नाम होता है टॉमस रो, और वो भी जहांगीर के दरबार में आता है। चलिए आगे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, पहला कौन था आने वाला अंग्रेज? पहला अंग्रेज कौन था आने वाला? कैप्टन हाकिंस था। ये दूसरा है टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो ने क्या किया दोस्तों? टॉमस रो ने क्या किया? जहांगीर से और जहांगीर का बेटा था खुर्रम। क्या नाम था दोस्तों? खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते थे। क्या कहते थे? शाहजहां। शाहजहां से और जहांगीर से इसने क्या किया? कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली, मतलब धीरे धीरे कुछ व्यापारिक छूट इसको मिल गई अंग्रेजों के व्यापार के लिए। ठीक है, इसने क्या किया? इन दोनों लोगों से कुछ फायदा निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। 1615 में टॉमस रो तो अपना काम कर लेता है। 1615 के बाद आपको देखना है 1630। हम एकदम जो है आपको तिथि क्रम के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। नोट्स बनाइए, तो जो महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम है उनको क्रम से लिखे। कई बार परीक्षा में सीक्वेंस में पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता रहता है लेकिन फिर आप मिलान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे या याद करेंगे तो आपको ऐसे सवालों हल करने में आसानी होगी। 1609 में जो है कैप्टन हाकिंस आता है। 1615 में कौन आता है? टॉमस रो आता है। जरूरी नहीं है, इनका विकास क्रम इतना भी विशाल नहीं कि आपको बहुत मुश्किल होगी। जो मुख्य बातें हैं वही आपको याद करनी है। 1630 में भी कुछ मुख्य बात होती है दोस्तों। एक होती है संधि वो संधि है मैड्रिड की संधि। हर पुस्तक में आपको हर चीज नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, किसी पुस्तक में कुछ रहेगा, किसी पुस्तक में कुछ। आपको सारी महत्वपूर्ण बातों को एक जगह पढ़ना है ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है, लूसेंट में ये नहीं है। कुछ किताबों में लूसेंट में दिया गया है कुछ चीजें, कुछ किताबों में और तथ्य दिए गए हैं। महत्वपूर्ण सब है, परीक्षाओं में सब जगह सवाल पूछा। तो आप सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक जगह रखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। एग्जाम से बाहर कभी नहीं पूछेगा दोस्तों, एग्जाम में उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं मैड्रिड की संधि। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हुआ क्या? जो पूर्वी व्यापार चल रहा था दोस्तों, पूर्वी व्यापार जो चल रहा था, इस संधि में क्या हुआ कि ये निर्णय किया गया कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली, देखिए संघर्ष तो सबसे चल ही रहा था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो पूर्वी व्यापार को लेकर संघर्ष था, ये सोचा गया कैसा है भाई संघर्ष को टाला जाए और आराम से अपना अपना व्यापार किया जाए। मैड्रिड की संधि इसी से संबंधित थी। पूर्वी व्यापार में जो है इनके युद्ध को खत्म किया जाए, इनके आपस के लड़ाई को खत्म किया जाए। किसके बीच की? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच की। बस इतना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं फिर 1632। अब जो अगला घटनाक्रम महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है 1632। 1632 में क्या होता है दोस्तों? गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं। गोलकुंडा, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया? एक सुनहला फरमान जारी किया। सुनहला फरमान, ठीक है, गोल्डन फरमान, इसको कहते हैं गोल्डन फरमान। तो गोल्डन फरमान जारी किया। ये था क्या? ये जानना जरूरी है। जिसमें क्या था? ये क्या करेंगे? अंग्रेज देंगे कितना? अंग्रेज दोस्तों 500 पैगोडा वार्षिक कर देंगे। 500 पैगोडा। पैगोडा क्या था दोस्तों? पैगोडा क्या था यही पूछा जाए। पैगोडा इनमें से क्या था? तो पैगोडा स्वर्ण निर्मित सिक्के थे जो किसने बनाए थे, किसने इसका प्रचलन किया था? पुलिकट में डचों ने किया था, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, तो वही पैगोडा। तो यह क्या है? आपको 500 पैगोडा वार्षिक कर के रूप में देना है। क्या देना है? वार्षिक कर के रूप में। किसको देना है? गोलकुंडा के सुल्तान को। किस लिए? ये महत्वपूर्ण है कि जो है गोलकुंडा राज्य का जो बंदरगाह था, बंदरगाह, जो गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था, उस पे जो है अंग्रेज फ्री होके अपना
ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मतलब 500 जो है पैगोडा हमको दीजिए और आप जाइए आराम से अपना व्यापार करिए स्वतंत्रतापूर्वक। ये कहा गोल्डन फरमान ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या कहा अपने सुनहले फरमान में कि 500 पैगोडा हमको वार्षिक दीजिए और आप गोलकुंडा के बंदरगाह पे आज़ादी के साथ अपना खुल के व्यापार करिए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए धीरे धीरे अंग्रेजों को छूट मिल रही है। कुछ जो है वो चालाकी से ले रहे हैं, कुछ कर दे के ले रहे हैं, कुछ अपनी रणनीतियों से ले रहे हैं। मतलब वो जो है धीरे धीरे व्यापारिक छूट को ले रहे हैं और अपना प्रसार कर रहे हैं। चलिए 1632 भी हो गया। 1632। चलिए आगे आपको देखना है 1639। 1639। 1639 में क्या हुआ दोस्तों? फिर देखिए एक अंग्रेज क्या होता है, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। इस अंग्रेज ने क्या किया दोस्तों? चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा जो थे, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जिसको हम आज चेन्नई कहते हैं, इसको किस पे ले लिया? पट्टे पर ले लिया। किस पे ले लिया दोस्तों? पट्टे पर ले लिया। देखिए कितने चालाकी से ये लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। पट्टे पे इसको ले लिया और क्या किया? यहीं पर एक किलाबंद कोठी बनाई मद्रास में ही दोस्तों। क्या किया? एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। निर्माण किया मद्रास में। उसको क्या कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसको क्या कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये फेमस है। इसी का नाम बाद में क्या पड़ा किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बाद में दोस्तों क्या हुआ? बाद में जो है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पे दोस्तों यही क्या हुआ? बाद में मुख्यालय बना। मुख्यालय बना क्या? यही फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, क्या बना? ये मुख्यालय बना। क्लियर हुआ? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। पट्टे पे लिया किसने? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को, और इसी पे जो है किलाबंद कोठी बनवाई और जिसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कोठी बाद में कोरोमंडल तट पे अंग्रेजों का मुख्यालय बनी। तो यहां तक आप पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1639। ठीक है, अब देखिए आगे जो घटनाक्रम महत्वपूर्ण है 1661 का है दोस्तों। ठीक है, 1661 में क्या हुआ? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ब्रिगेंजा ये कौन थी दोस्तों? पुर्तगाल की राजकुमारी। पुर्तगाल की राजकुमारी क्या थी? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इनकी शादी होती है दोस्तों चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय ये क्या होते हैं? इंग्लैंड के राजकुमार। इंग्लैंड के राजकुमार, इनसे इनकी शादी होती है। ठीक है, इनसे इनका विवाह होता है और क्या होता है? पुर्तगालियों के पास उस समय बंबई रहता है दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण शहर बंबई, बंबई प्रांत। बंबई महत्वपूर्ण है। पुर्तगाल क्या करता है? पुर्तगाल ने बंबई को दहेज के रूप में किसको दे दिया? दहेज के रूप में अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। ये कब की बात है? 1661। 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी होती है चार्ल्स द्वितीय से, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, और दहेज में अंग्रेजों को बंबई भी प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? पुर्तगाली दहेज में दे देते हैं बंबई को। ठीक है, अंग्रेजों के पास बंबई आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब बंबई क्या करेंगे? ये बंबई भी दे देंगे किराए पे। अब देखिए दोस्तों, अब घटना है जो है 1668 की। 1668 में क्या होता है? चार्ल्स जो है, चार्ल्स बंबई को, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स दे देते हैं बंबई को, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को,
इंग्लैंड की ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको ये दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी और देश की कंपनी को नहीं देते। ये क्या देते हैं? किराए पे, किराए पे कितने? 10 पाउंड वार्षिक, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक। अब चार्ल्स द्वितीय सोचते हैं कि बंबई को रख के क्या होगा, तो ऐसा करते इसको किराए पे देते, कुछ पैसे ही आते रहेंगे। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पकड़ा दिया कि आप ले जाइए, आप व्यापार करिए, हमको केवल 10 पाउंड जो है वार्षिक मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, ये भी चीज क्लियर हो गई। अब जो आपको देखना है वो क्या देखना है? आगे की चीजें समझनी है, एकदम कहानी की तरह दोस्तों इसको पढ़िए, कहानी की तरह समझिए। देखिए, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। एक बार आपको सन में लगेगा, आपको जो है तिथि में याद करने में समस्या होगी, लेकिन जब आप क्रम से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको याद कर लेंगे, और जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। 1687 में क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी तट का मुख्यालय, ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर बंबई है आपका, बंबई। 1687 में क्या होता है? पश्चिमी तट का मुख्यालय, पश्चिमी तट का मुख्यालय क्या हो गया? सूरत। पहले सूरत था, अब क्या बना दिया गया? बंबई, बंबई बन गया। मतलब 1687 में क्या हुआ? पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा के कहाँ बना दिया गया? बंबई में बना दिया गया। मतलब काफी महत्वपूर्ण जगह को बना दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया मुख्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ बना लिया? मुंबई में। अब आज के लिए दोस्तों तो इतना ही, और इसके आगे जो अंग्रेजों की बातें हैं और जो भी उन्होंने व्यापार किया, विकास किया, युद्ध किया, ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कि अंग्रेजों के बाद हम देखेंगे डेन ने कैसे किया, जो है किस तरह अपना प्रचार प्रसार किया, किस तरह उन्होंने अपना व्यापार किया, कितना आधिपत्य जमाया। इसके बाद फ्रांसीसी पढ़ेंगे, और फ्रांसीसी के साथ ही जो है अंग्रेजों ने किस तरह जो है युद्ध किया और अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। उसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और ये टॉपिक जो है हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया दोस्तों? कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन अगर आप इस तरह क्रम से पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करके इस तरह बुलेट फॉर्म में या माइंड मैप से बनाइए दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। और क्रम से पढ़िए दोस्तों, एकदम क्रम से लेके चलिए, बीच में आप इधर उधर मत करिए कि देखिए बम्बई आता है, जैसे आप ऐसे पढ़ेंगे कि बम्बई दहेज में मिलता है 1661 में। उसके बाद अब चार्ल्स प्रथम रखते हैं, तो उनको लगता है हम बम्बई क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? वार्षिक किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया कि आप ले जाओ, व्यापार करो। जब आप ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, आपकी रुचि भी विकसित होगी कि इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, तो आपको फिर बाद में तिथि याद करने में और फैक्ट याद करने में मुश्किल नहीं आएगी, मेरा जो है पूरा विश्वास है, ठीक है। तो इसी तरह पढ़िए दोस्तों, इसी तरह की क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।